उसके साथ ही वहां एक हलचल सी मच गई। जरूरी सामान बांधा जाने लगा। वहीं से 6-7 खच्चर आ गए। सामान उन पर लाद दिया गया। मैं और कमांडो शेरवान खच्चरों पर सवार हो गए और दिन की रोशनी में हमारा ये मुख्तसर सा काफिला पहाड़ी ढलानों, गहरी घाटियों और दरख्तों पर घिरे हुए पुरपेच रास्तों से होता हुआ अपने दूसरे हाइड आउट की तरफ चल पड़ा। दूसरा हाइड आउट जुनूब की जानिब पहाड़ियों के अंदर एक गार में था। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर राम अवतार की इबरतनाक मौत पर आज़ादी कश्मीर की तमाम तंजीमों और मुजाहिदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके अज़ाइम और हौसले बुलंद हो गए। उसके साथ ही भारतीय फौजी यूनिटें भी हरकत में आ गईं। उन्होंने तलाशी के बहाने मुसलमान कश्मीरियों के घरों को आग लगाई और ज़रा सी मज़ाहमत पर कश्मीरी जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। यह सारा मिलिट्री ऑपरेशन श्रीनगर की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कैप्टन चोपड़ा की क़यादत में हो रहा था। वो खुद कश्मीरियों के घरों में घुस जाता, औरतों की बेहुरमती करता और जो नौजवान कश्मीरी सामने आता उसको पिस्तौल के फायर से शहीद कर देता। कैप्टन चोपड़ा ने मुस्लिम कुश ब्रिगेडियर राम अवतार को भी जुल्म सितम में पीछे छोड़ दिया था। जब ये इत्तलात हमें मिली तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, चाहे कुछ हो जाए मैं इस दरिंदे कैप्टन चोपड़ा को नहीं छोड़ूंगा। कमांडो शेरवान खुद इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में था। उसने दीवार से लटकी हुई अपनी स्टेन गन उतारी और गार से बाहर जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैंने भी अपनी स्टेन गन उठा ली थी। उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। हम दोनों कमांडो वर्दियों में थे। हमने एक कोठरी में घुसकर कश्मीरी मजदूरों वाला लिबास पहना। स्टेन गन ने अपनी लंबी अबाओं में अंदर छुपा ली और खुफिया पहाड़ी रास्तों में चल पड़ी। मैंने शेरवान से पूछा, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा तुम्हारे ख्याल में कहाँ होगा? शेरवान ने कहा, वो जहाँ भी होगा आज हम उसे मौत के घाट उतार कर ही आएंगे। पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद हम एक छोटी सी बस्ती की तरफ खेतों में चलने लगे। कमांडो शेरवान को मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। बस्ती के बाहर खेत में एक कश्मीरी किसान काम करता नजर आया। शेरवान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं उसके पहलू में मौजूद था। कश्मीरी किसान ने कमांडो शेरवान को पहचान लिया था। शेरवान ने कश्मीरी जबान में उससे कुछ बातें की और मुझे लेकर बस्ती से हटकर एक तरफ चल पड़ा। मैंने उससे पूछा क्या बातें हुई थी। वो बोला, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा शहर के एक मोहल्ले में मुसलमानों के घरों की तलाशियां ले रहा है। कमांडो शेरवान श्रीनगर शहर का रहने वाला था। उसे शहर की एक एक गली, एक एक मकान का इल्म था। एक जगह से हमने दरिया का पुल उबूर किया। ऊपर दाएं जानिब कुछ फासले पर हमें फौजी जीप और 3 फौजी खड़े नजर आए। शेरवान रुक गया। जहां मौलवी इस्लामुद्दीन का घर है। मौलवी साहब कश्मीरी मुजाहिदीन के जबरदस्त हामी हैं। कैप्टन चोपड़ा जरूर उनके घर में तलाशी ले रहा होगा। वो मौलवी साहब को और उनके अहल खाना को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ आओ। हम कश्मीरी मजदूरों के भेस में थे। ऐसे मजदूर श्रीनगर शहर के अंदर और बाहर हर जगह मेहनत मुशक्कत करते नजर आ जाते थे। शेरवान ऊपर से होकर एक गली में घुस गया। मैं उसके साथ था। हम एक मकान के पास आकर ठहर गए। शेरवान ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने दरवाजा खोलकर शेरवान को देखा तो फौरन पहचान गया और हम दोनों को अंदर ले गया। शेरवान इस बुजुर्ग से भी कश्मीरी जबान में गुफ्तगू करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद हम सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल के अकबी गैलरी में आ गए, जहां से दूसरे और फिर तीसरे मकान की गैलरी में उतर गए। नीचे बरसाती नाला बह रहा था। हम लकड़ी के पुल पर एक तरफ से उतर गए और नाला पार करके एक और तंग गली में पहुंच गए। उसी गली में हमें कुछ भारतीय फौजी एक मकान के बाहर खड़े नजर आए। शेरवान ने मुझे आहिस्ता से कहा, यह मौलवी इस्लामुद्दीन का मकान है। हमें जो कुछ करना है इसी जगह करना है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि हम कश्मीरियों के दुश्मन भेड़िए कैप्टन चोपड़ा को हलाक करने के बाद यहाँ से जिंदा बच सकेंगे। मैंने कहा, शेरवान, शहादत की मौत तो अल्लाह किसी किसी को नसीब करता है। ऐसी बात फिर न कहना। हमने कोई स्कीम नहीं बनाई थी, कोई मंसूबा नहीं था, कोई कमांडो ऑपरेशन तैयार नहीं किया था। कश्मीरी मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ सीना तान कर जंग करने का एक जज्बा था, जो हम दोनों को खुफिया कमिंगा से उठाकर यहाँ खुले मैदान में ले आया था। हम दुश्मन के आमने सामने आ गए थे। कोई दूसरा कमांडो अगर उस वक्त हमें देखता तो यही कहता कि हम बेअक्ल लोग हैं, हम यकीनन मारे जाएंगे। लेकिन हमें मालूम था कि हर जगह अक्ल इस्तेमाल नहीं की जाती। कुफार के खिलाफ जहाद करते वक्त अक्ल नहीं जज्बा काम आता है, अक्ल तो हैरान रह जाती है। कमांडो शेरवान ने वही किया जो मैं चाहता था। वो मौलवी साहब के घर के सामने आ गया। मैं भी उसके साथ था। साथ वाले मकान के बाहर थड़े पर एक बूढ़ा कश्मीरी बैठा था। शेरवान ने उससे कोई बात की तो बूढ़ा कश्मीरी जवाब देने की बजाय घर के अंदर चला गया। वहां 3 भारतीय फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मकान के अंदर से औरतों और मर्दों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक औरतों की चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। मुझे ऐसा लगा जैसे ये औरतें मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दे रही हैं कि ए इस्लाम के जिंदा जावेद मुजाहिद, कुफार तुम्हारी मुसलमान माँ बहनों की बेहुरमती कर रहे हैं, क्या तू हमारी मदद को नहीं पहुंचेगा? मैंने बड़े धमाके किए थे। ये सारे धमाके बाहर हुए थे, मेरे अंदर कोई धमाका नहीं हुआ था। उस वक्त कश्मीरी औरतों की चीखें सुनकर मेरे अंदर एक धमाका हुआ।
ऐसा ही धमाका कमांडो शेरवान के अंदर भी हुआ। एक सेकंड के लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा। एन उस वक्त मकान के आगे जो 3 भारतीय फौजी खड़े थे, उनमें से एक ने मुझे धक्का देकर कहा, तुम इधर क्यों खड़ा है? मैंने अपने गिरबान के अंदर हाथ डालकर स्टेन गन निकाली और ब्रस्ट मार कर भारतीय फौजी को गिरा दिया। इस दौरान कमांडो शेरवान की स्टेन गन का ब्रस्ट शोले उगलता दूसरे 2 भारतीय फौजियों के जिस्मों को उछलनी कर गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी और आनन फानन हो गया कि तीनों में से किसी एक इंडियन फौजी को संभलने का मौका न मिल सका। फायरिंग की आवाज पर अंदर से 2 फौजी दौड़ते हुए बाहर निकले। हम एक तरफ ओट में हो गए थे। जैसे ही वो मकान के बाहर आए, हमने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों फौजी दोहरे होकर गिर पड़े। हम फायरिंग करते मकान के अंदर दाखिल हो गए। हमने अंदर जाते ही अल्लाह अकबर का फलक शिगाफ नारा बुलंद किया। अंदर मकान के सहन में एक फौजी और एक कैप्टन शिश्तर से होकर खड़े थे। फौजी सिपाही ने एक औरत को बालों से पकड़ रखा था और कैप्टन पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। ये वक्त मुकालमे बोलने, किसी से कुछ पूछने, किसी को ललकारने, किसी को मौत की धमकी देने का नहीं था। हम फायरिंग करते गोलियों के ब्रस्ट बारिश की तरह बरसाते सहन में आ गए। सहन में आते ही मैंने छलांग लगाकर भारतीय कैप्टन को, जो यकीनन कैप्टन चोपड़ा ही हो सकता था, नीचे गिरा लिया। उसकी पिस्तौल से 2 फायर हुए। इस असना में शेरवान की स्टेन गन का ब्रस्ट उस भारतीय फौजी के सीने में से गुजर गया था जिसने कश्मीरी खातून को बालों से पकड़ रखा था। वो खून में लथपथ नीचे गिर पड़ा। कैप्टन चोपड़ा के पिस्तौल ने मेरे साथ फर्श पर गिरते हुए पिस्तौल के जो 2 फायर किए थे, उनमें से एक फायर की गोली मेरे बाजू के करीब से और दूसरी जरा ऊपर से होकर निकल गई थी। ये दोनों फायर कैप्टन चोपड़ा की जिंदगी के आखिरी फायर थे। उसके बाद उसकी गर्दन की हंसली टूट चुकी थी और वो बेजान होकर सहन में पड़ा था। औरतें खौफसदा भी थीं और आज़ादी कश्मीर के पुरजोश नारे भी लगा रही थीं। कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, गली में जाओ। बाहर जीप के पास जो भारतीय फौजी खड़े थे वो जरूर अंदर आएंगे। मैं दौड़कर गली में आ गया। सामने गली में मुझे दोनों फौजी भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। मैंने स्टेन गन अपने लंबे कुर्ते के अंदर छुपा ली थी और मेरे हाथ अपने कुर्ते के गिरबान में से स्टेन गन पर था। जैसे ही भारतीय फौजी करीब आए, मैंने स्टेन गन बाहर निकाली और उन पर ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। उनके पास राइफलें थीं। उन्हें राइफलें फायर करने की मोहलत न मिली। घरों से कश्मीरी नौजवान बाहर निकल आए। कमांडो शेरवान भी वहां आ गया। सबने मिलकर भारतीय फौजियों की लाशों को घसीटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। उनमें कैप्टन चोपड़ा की लाश भी थी। कश्मीरी नौजवान इंतहाई जोश के आलम में थे और अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कमांडो शेरवान ने कश्मीरी जबान में उन्हें कुछ समझाया और एक कश्मीरी जवान घर में से पेट्रोल का डिब्बा ले आया। उन्होंने मरे हुए भारतीय फौजियों का असलहा और मैगजीन अपने कब्जे में कर लिया और लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शेरवान ने कहा, यहाँ से निकल चलो। हमने स्टेन गन ने दोबारा अपने कुर्तों में छुपा ली और तेज तेज कदम चलते गली से बाहर आ गए। हमने कई आदमियों और नौजवान कश्मीरियों को गली की तरफ जाते देखा। गली के बाहर फौजी जीप इसी तरह खड़ी थी। शेरवान छलांग लगाकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके साथ वाली सीट पर आ गया। उसने जीप स्टार्ट की, उसे तेजी से घुमाकर वापस मोड़ा और जीप बस्ती के मकानों के साथ साथ जाती सड़क पर हवा से बातें करने लगी। रास्ते में कुछ लोगों ने हमें हैरानी की नजरों से देखा कि 2 कश्मीरी मजदूर फौजी जीप चला रहे हैं और वो भी इतनी तेज। मैंने शेरवान से कहा, हमें ये जीप छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा, अभी नहीं। जीप श्रीनगर शहर से जब काफी बाहर निकल आई और खेत शुरू हो गए तो शेरवान ने उसे एक मैदान में डाल दिया। जीप उछलती रही और मैदान से निकल गई। आगे एक कच्ची सड़क आ गई जिसकी दोनों जानिब चनारों के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। काफी दूर तक जीप कच्चे रास्ते पर दौड़ती और गर्द उड़ाती भागती गई। हमारे आसपास कोई बस्ती, कोई आबादी नहीं थी। शेरवान ने रफ्तार आहिस्ता कर दी और उसे घुमाकर एक जगह नशेब में लाकर रोक दिया। उसने जीप की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर अपना रुमाल उसके अंदर डालकर पेट्रोल से तर किया और उसका फीता बनाकर उसके सिरे को आग लगा दी और बोला, भागो। हम दौड़कर गड़े से बाहर निकल आए। उसके साथ ही धमाका हुआ और जीप आग के शोलों में धड़ाधड़ जल रही थी। हम इस तरफ जाएंगे। शेरवान एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं उसके साथ साथ था। हम सेबों के एक बाग में से गुजरे जिनके दरख्तों पर फूल आ रहे थे। उसके आगे जाफरान के खेत आ गए। हम उनमें से भी गुजर गए। हम कश्मीरी किसान मजदूरों वाले भेस में थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। कुछ देर मैदानों, खेतों और ऊंची नीची घाटियों में चलते रहने के बाद मीन पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, इन लोगों ने भारतीय फौजियों की लाशों को आग लगा दी थी। उन्हें चाहिए था कि लाशों को गड्ढे खोद कर दबा देते। शेरवान बोला, दूर से आग देखकर उधर से गुजरते हुए भारतीय फौजी यही समझेंगे कि यहाँ कश्मीरी मकान जल रहे हैं, जहाँ इस तरह आग लगती रहती है। मेरा ख्याल है हम अपने नए हाइड आउट से काफ़ी दूर आ गए हैं। मैं जानबूझकर लंबे रास्ते से आया हूँ।
कमांडो शेरवान ने सामने वाले टीले की तरफ देखते हुए कहा। हम इस टीले के पहलू से निकलकर झाड़ियों में से गुजर रहे थे कि अचानक हमें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम रुक गए। आवाज़ झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने शेरवान से पूछा, ये औरत क्यों रो रही है? अभी मालूम करते हैं। हम जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ झाड़ियाँ हटाकर चले। झाड़ियों की दूसरी जानिब हमने एक 8-10 साल के लड़के को एक जगह ज़मीन पर बैठे रोते देखा। वो सिसकियाँ भरकर रो रहा था। हम उसे औरत समझे थे। शेरवान उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कश्मीरी ज़बान में उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। लड़के ने अपने सामने 2 कश्मीरी किसानों को देखा तो रोते हुए एक तरफ इशारा करके कश्मीरी ज़बान में कुछ कहने लगा। शेरवान उसको सवाल करता और वो रोते हुए उसी जानिब इशारा करता। मैंने शेरवान से पूछा, क्या बात है कमांडर, ये लड़का रो क्यों रहा है? कमांडो शेरवान उठकर मुझसे मुखातिब हुआ। लगता है कुदरत आज हमसे बहुत काम लेना चाहती है। उसने कश्मीरी लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। लड़के ने रोना बंद कर दिया और जिस तरफ से हम आ रहे थे उस तरफ दौड़कर झाड़ियों में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, बात क्या है दोस्त? उसने अपने कुर्ते के अंदर से स्टेन गन निकाली और उसके मैगजीन को चेक करते हुए बोला, तुम गन को चेक करो, मेरी गन में तो शायद एक ही राउंड रह गया है। मैंने अपनी गन का मैगजीन चेक किया। मेरा मैगजीन चैम्बर खाली हो चुका था। मैंने कहा, मेरी गन तो खाली है। कमांडो शेरवान बोला, मेरी गन में एक राउंड है, मेरे साथ आओ, हमें उन दरख्तों की तरफ जाना है। मालूम हुआ कि आगे नाशपातियों का एक बाग था। ये लड़का अपनी जवान बहन के साथ बाग में से गुजर रहा था कि 2 भारतीय फौजी वहां किसी तरफ से आ निकले। उन्होंने लड़के को मार पीट कर भगा दिया और खुद उसकी बहन को उठाकर ले गए। मैंने कहा, वो लड़की को कहाँ ले गए होंगे? बाग के आसपास ही कहीं होंगे, हमें जल्दी करनी चाहिए। हमने दौड़ना शुरू कर दिया। नाशपातियों का बाग आ गया। बाग की दूसरी तरफ आए तो कुछ फासले पर एक कोठरी दिखाई दी। ये लकड़ी की कोठरी थी जिसकी ढलवान छत पर घास फूस डाल दिया गया था। शेरवान ने कोठरी को घूर कर देखते हुए कहा, भारतीय दरिंदे लड़की को जरूर इस कोठरी में ले गए होंगे। मैं इस तरफ से जाता हूं, तुम दूसरी तरफ से आओ। मैं दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया जहां कूड़ा करकट बिखरा हुआ था। अचानक कोठरी में से लड़की के चीखने और कश्मीरी जबान में फरियाद करने की आवाज आई। वो बार बार या अल्लाह खुदाया कह रही थी। मैं घूमकर कोठरी के दरवाजे की तरफ आया तो मैंने कमांडो शेरवान को देखा। वो एक दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। मेरे हाथों में स्टेन गन जरूर थी मगर वो खाली थी। अंदर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को किसी की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। इतने में एक मर्द ने डोगरी जबान में लड़की को गाली दी। ये कोई डोगरा सिपाही था। कमांडो शेरवान ने जोर से बंद दरवाजे को लात मारी और फौजियों के लहजे में डोगरी जबान में कहा, दरवाज़ा खोलो चांगली, नहीं तो हम ग्रेनेड मारेगा। कौन हो तुम? अंदर से दूसरे डोगरा सिपाही ने चिल्लाकर पूछा। शेरवान ने उसी करख्त लहजे में कहा, हम तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर हैं। जांगली, तुम अपने ओसी को भी नहीं पहचानता। दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम ग्रेनेड चला देगा। जल्दी से किसी ने कुंडी उतारी और दरवाज़ा खोल दिया। शेरवान ने चीते की तरह लपक कर उसको गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया। मैं तो आगे बिल्कुल तैयार था। डोगरा सिपाही मुझसे टकरा गया। मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू में लेकर जोर से ऊपर को झटका दिया। वो बेजान होकर नीचे गिरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने कोठरी में घुसकर दूसरे भारतीय डोगरा सिपाही के बदन में स्टेन गन का ब्रस्ट फायर करके मैगजीन की आखिरी 6-7 गोलियां पार कर दी। हमने इस रोशनी में एक कश्मीरी लड़की को देखा जो कोने में दुबकी खौफ के मारे कांपते हुए रो रही थी। शेरवान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कश्मीरी जबान में कुछ कहा। लड़की ने रोना बंद कर दिया। हमने दूसरे डोगरे की लाश को भी घसीट कर कोठरी में डाल दिया। उन दोनों की राइफलें एक तरफ दीवार के साथ लगी हुई थीं। शेरवान मुझसे कहने लगा, तुम जहां ठहरो, मैं इस लड़की को इसके भाई के हवाले करके आता हूँ। लड़की हैरान होकर हम दोनों को बार बार देख रही थी। कमांडो शेरवान लड़की को साथ लेकर नाशपाती के बाग की तरफ चल दिया। मैंने दोनों डोगरा फौजियों के चेहरों को झुक कर देखा। दोनों मर चुके थे। जिस सिपाही की गर्दन का मनका मैंने झटके से तोड़ दिया था उसका मुंह खुला हुआ था। जिस पर शेरवान ने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा था उसकी छाती एक तरफ से खुल गई थी और खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। थोड़ी देर बाद कमांडो शेरवान वापस आ गया। कहने लगा, लड़का अपनी बहन को लेकर गांव की तरफ चला गया है। हमें भी अपने हाइड आउट पहुंचना चाहिए। हमने डोगरा फौजियों की लाशों को वहीं रहने दिया और कोठरी का दरवाजा बंद करके अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गए। उसी शाम को वो आदमी भी आ गया जिसको कमांडो शेरवान ने नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम करने के लिए भेजा था। उसने जो तफसीलात बताई उनके मुताबिक ये इंटेरोगेशन सेंटर जम्मू शहर में एक नहर के किनारे पर वाक़ था। इसकी 4 दीवारी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। दीवार के ऊपर लोहे की खारदार तार लगी हुई थी। रात के वक्त दीवार के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर लगी हुई बिजली की बत्तियां जलती थीं। उसका एक ही बड़ा गेट था जो दिन के वक्त खुलता था।